नमस्ते, सभी साथियों का स्वागत है। तो ये है हमारे चैनल का डिस्क्लेमर। आप जब भी चाहें इसको पढ़ सकते हैं पॉज़ करके। आज का जो विषय है वो मैंने स्टार बॉर्न नाम के बुक से लिया है जो कि सोलारा ने लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा-सा छोटा-सा डिस्क्लेमर जैसा है कि ये टॉपिक में मैंने जो भी पॉइंट्स लिए हुए हैं, जो भी कंटेंट लिया हुआ है, वो मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से लिया हुआ है और इस बुक के अलग-अलग चैप्टर्स से लिया हुआ है, कोई एक चैप्टर से नहीं लिया हुआ है। तो शुरुआत होती है स्टोरी से कि ब्रह्मांड बना कैसे? हम आए कहाँ से? क्या है जो एक था जिसमें से अनेक बने? तो शुरू होता है इन द बिगिनिंग इन एम्प्टी यूनिवर्स। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कहा जाता है कि जब कुछ नहीं था, शुरुआत जब हुई, तब हमारे शास्त्र पुराण वगैरह में भी लिखा हुआ है कि ना सत था ना असत्य था, ना अंधकार था ना प्रकाश था। जब कुछ नहीं था तब क्या था? एक बिंदु था या एक पॉइंट था जिससे ये सारे ब्रह्मांड की रचना हुई। इनिशियली यूनाइटेड एज वन, वो एक ही चीज था। क्या था वो? एक ही जीव था, एक ही बीइंग था, एक ही स्टार था। मेरे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का स्टार है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि उस समय पे जब शुरुआत हुई ब्रह्मांड की रचना की, तो ये एक स्टार था और अवर स्टार इम्प्लोडेड एंड एक्सप्लोडेड। अब यहाँ पे वी और अवर का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि ये पूरा बुक जो है वो स्टार बॉर्न के ऊपर लिखा गया है, स्टार सीड के ऊपर लिखा गया है। तो यहाँ पे वो स्टार सीड को कोट करते हैं, स्टार बॉर्न को कोट करते हैं, इसीलिए अवर या वी का प्रयोग किया गया है। तो वो जो एक तारा था, जो एक पिंड था, वो इम्प्लोडेड एंड एक्सप्लोडेड। इम्प्लोडेड मतलब अंदर ही अंदर पहले टूटता है। कैसे? जैसे अंडा टूटता है तो क्या होता है? पहले उसमें क्रैक होती है, अंदर से वो टूटता है, फिर वो फटता है। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले वो अनेक कणों में विभाजित होने लगा, उसमें दरारें आने लगी, उसके बाद वो फटा। जब फटता है कोई चीज, विस्फोट होता है, तो उसमें से अनेक छोटी 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 चीजें निकलती है। क्योंकि ये ऑलरेडी इम्प्लोडेड मतलब ऑलरेडी उसमें टुकड़े हो गए थे, तो जो बिखरेगा वो टुकड़े बिखरेंगे। तो एक स्टार से अनेक स्टार की रचना हुई। इस स्टार को हम ग्रह के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक बड़ा ग्रह था, उसके टूटने से छोटे छोटे ग्रह बनते गए। यहाँ पे उसे स्टार के नाम से दिया गया है। तो इस थियोरी को कैसे जा सकता है? तो उन्होंने बताया कि साइंटिफिकली इस चीज को अगर समझना है कि क्या हुआ, कैसे टूटा, तो वो बिग बैंग नाम की जो थियोरी है, महाविस्फोट जिसे कहते हैं, वो थियोरी यहाँ बिल्कुल फिट हो रही है। उस हिसाब से ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे साइंस ने समझाया है बिग बैंग में, कि एक था, वो टूटा, उसमें से अनेक बने, और अनेक से वो विस्तार होता जा रहा है और भी टूटता जा रहा है और भी चीजें बाहर आती जा रही है, और ब्रह्मांड जो है वो विस्तारित होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली एक्सपांड हो रहा है। तो ये था साइंटिफिक इसका रिलेशन, कि साइंस क्या कहता है इसके बारे में। हमारे पुराण शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। जैसे कि शुरुआत में ऐसा बताया गया कि हिरण्यगर्भ नाम का एक अंडा था। उसके टूटने के बाद ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुई और फिर पूरा ब्रह्मांड का सर्जन हुआ। तो ये भी उससे संबंधित माहिती है। अब we separated into tiny star fragments, yet we are star of one। अगेन यहाँ पे वी है क्योंकि स्टार सीड कैसे उत्पन्न हुए उसके बारे में ये लिखा गया है। तो जो बड़ा स्टार था उसमें से छोटे हुए, उसका फर्दर
आगे चल के और उसका विभाजन हुआ, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, ऐसे विभाजन होता गया। फिर भी उनमें वो एकत्व का भाव था कि हम इसी एक चीज से बने हैं। कैसा? ये कैसे है, इसको समझते हैं। आप सॉल्ट का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसको छोटा 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 पाउडर कर दीजिए, उसका एक जो कण है उसका कैरेक्टर क्या रहेगा? नमक है, वो नमकीन ही लगेगा। चीनी है तो वो मीठा ही लगेगा, वो अपना गुण नहीं छोड़ रहा है। तो जब ये विभाजन होता गया, तो उन सारे कणों को, उन सारे स्टार्स को ये एहसास था कि हम इसी से बने हुए हैं, हम यही है। द स्टार ऑफ वन, जो पहला बड़ा स्टार था, उसे बोलते हैं स्टार ऑफ वन। Many spirits cluster together to form each starry fragment. अब क्या हुआ? इसमें से कुछ कुछ जो छोटे छोटे कण बने, छोटे छोटे जो स्टार बने, वो आपस में जुड़ के एक बड़ा स्टारी फ्रेगमेंट भी बनाए। तो ये कैसा हुआ? पहले विभाजन हुआ, फिर उसमें से कुछ कुछ जुड़े और एक बड़ा फ्रेगमेंट बनाया, एक बड़ा टुकड़ा बनाया। द ट्रू मीनिंग ऑफ वननेस, यहाँ पे हमको समझ में आएगा वननेस का अर्थ क्या है। आगे पूरा जब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे तो पता चलेगा वननेस क्या है। हम वननेस के नाम पे क्या समझते हैं? एकत्व, हम सब एक है। पर हम सब में कौन आता है? क्या वही जो एक जैसे हैं, जो अवेकनिंग के मार्ग में है, वही सब एक है? या वही लोग जो स्पिरिचुअलिटी में है, अध्यात्म को फॉलो करते हैं, वही सब एक है? नहीं। आगे जानेंगे कौन कौन एकत्व में आते हैं। ये सृष्टि की रचना में जितनी चीजें आई हैं, ये एक स्टार जो बड़ा दिख रहा है उसी से आई है ना। तो ये सब एक है जो भी आज इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। ये है वननेस का सही अर्थ, सही मायना। अब बात आती है एंजल्स की। एंजल्स यानी देवदूत, हम जिसको देवता भी बोलते हैं। और ये सारे धर्म में है। हमारे धर्म में इसको देव कहा जाता है या तो देवता कहा जाता है। दूसरे धर्मों में इनको स्टार कहा जाता है। कुछ धर्म में कुछ और कहा जाता है। इन शॉर्ट सारे धर्म में इनका उल्लेख है। तो ये आए कहाँ से, ये कैसे बने? एंजल्स जो है, देवदूत जो है, वो कैसे बने? नो फर्दर फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल देन दे अंडरगॉन अनदर ट्रांसफॉर्मेशन। जब ये स्टार के टुकड़े हो रहे थे, नए नए छोटे छोटे स्टार बन रहे थे, तब एक मोड़ ये भी आया कि उससे आगे वो टूट नहीं सकते। सभी का लिमिट होता है, इसका भी लिमिट आ गया कि इससे ज्यादा वो अब नहीं छोटा हो सकता। तब क्या हुआ? उनका एक और रूपांतरण हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण, तो उनका रूप बदला। तो रूप बदल के क्या हुआ? टू बिकम इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का एक उन्होंने अलग स्वरूप बनाया, जिनको एंजल या देवदूत कहा जाता था। लेकिन उनमें भी एकत्व का भाव था। उनको भी पता था कि वो उसी एक स्टार ऑफ वन से बने हैं। अभी भी वो खुद को दूसरों से अलग नहीं समझ रहे थे। क्यों? क्यों? उनका तो रूप चेंज हो गया, वो तो अलग बन गए। एंजल कैसे हम विजुअलाइज करते हैं? तो बड़े से पंख है, लाइट का बॉडी है, दिव्य दिखते हैं। हमारे देवता के बारे में कल्पना करें तो वो कैसे दिखते हैं? सामान्य साधारण मनुष्य से तो अलग ही दिखते हैं, दिव्य दिखते हैं। पर उनके अंदर वो भेदभाव नहीं था। उनको पता था कि सब समान है। हैविंग ट्रांसपेरेंट बॉडीज ऑफ लाइट, उनका शरीर कैसा था? तो ट्रांसपेरेंट था पूरा। बॉडीज ऑफ लाइट, प्रकाशमय शरीर था उनका। अगेन लाइट बीइंग ही थे वो। विथ रेनबो टिंट्स, उनमें इंद्रधनुषी रंग के कहीं कहीं झलक देखने को मिलती थी। बड़े से उनके पास पंख थे। तो वो स्टार से तो अलग दिख रहे थे, लेकिन उनके अंदर
वो एकत्व की भावना अभी भी थी, यानी कि ड्युअलिटी उनके अंदर प्रवेश नहीं किया था। तो उनको कहा जाता है देव या स्टार। जैसे हम ग्रहों को भी देव कहते हैं, जैसे सूर्य देव, चंद्र देव, शनि देव, शुक्र देव, यम देव, यानी कि प्लूटो जो ग्रह है उसको हम यम देव कहते हैं। तो ये ग्रह ही है, वो स्टार ही है, पर उनका ये एक स्वरूप है। वो यूनिवर्सल है, मतलब कि सारे धर्मों में है, ऑल रिलीजन में है, सब जगह है। दे आर, वो क्या है फिर? तो काम क्या करते हैं वो? एंजल्स हैं तो दे आर मैसेंजर्स। वो संदेश वहन करते हैं, आपको संदेश देते हैं। कैसे? आगे जानते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, यानी कि देवी जो हस्तक्षेप होता है, उनके वो साधन हैं, उनके द्वारा देवी का हस्तक्षेप होता है। प्रेजेंस एज गार्डियन एंजल्स। अब गार्डियन एंजल्स मतलब क्या? कभी कभी हम कोई ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ पे समस्या उत्पन्न हो गई है, यानी कि मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट की स्थिति थी जिसमें आप बच गए, तो हम क्या कहते हैं? अरे आज तो भगवान आकर खुद बचा लिए, या तो हमारे सामने एक देवदूत आ गया जिसने हमको बचा लिया, कहते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में जो हमको कोई अनपेक्षित होता है, मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि कोई आकर हेल्प कर देगा, अचानक से कोई आकर हमको बचा लेता है, हमारी मदद कर देता है, तो वो है गार्डियन एंजल। उसको बोलते हैं संरक्षण करने वाला देवदूत। तो ये गार्डियन एंजल कौन है, कहाँ है, ये भी जानते हैं। वो क्या करते हैं? हु लव्ड, प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड अस। उन्होंने हमेशा हमको प्रेम दिया है, हमारा रक्षा किया है, और हमको मार्गदर्शित किया है। दे आर अनदर एस्पेक्ट ऑफ आवर होल बीइंग। तो होल बीइंग अब समझ में आया कि वो जो वन स्टार था, जो शुरुआत में एक पिंड था, वही होल बीइंग है जिसमें से ये सारे बनते गए। तो उसका एक एस्पेक्ट है वो, एक स्वरूप है वो। कौन? गार्डियन एंजल्स। आगे वो क्या कहते हैं? तो ये गार्डियन एंजल्स है कौन? तो वो बताते हैं और कोई नहीं है वो, यू आर योर ओन गार्डियन एंजल। वो आपका ही एक स्वरूप है, वो कहीं बाहर कोई और नहीं है, कोई देवता नहीं है, वो आपका ही देव स्वरूप है, आपका ही एंजल स्वरूप है। और सबका होता है, जितने भी बीइंग्स हैं उन सब के एंजल्स रहते हैं। तो हमको क्या उनको खोजने जाना है? नहीं, उनसे कनेक्ट करना है। तो हमारे जो वास्टर सेल्फ है, हमारा जो हायर बीइंग है, उसके साथ कनेक्ट होना है। बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर है वो, आप खुद है वो। नॉट जस्ट योर हायर सेल्फ, ये हायर सेल्फ से भी बढ़कर है, उससे भी एक स्टेप आगे है। सोचिए, अभी तक हम सिर्फ हायर सेल्फ को समझ रहे थे, ये उससे भी आगे का स्टेप है। तो हमको धीरे 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 आगे बढ़ने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। और आगे जानेंगे कि हमको ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है और क्यों आ रही है। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रू वास्टर सेल्फ। जो हायर सेल्फ से ऊपर का जो सेल्फ है उसको वास्टर सेल्फ बोलते हैं। ट्रू वास्टर सेल्फ है वो आपका, और उससे बड़ा गाइड कोई नहीं हो सकता। तो बाहर खोजना बंद करें, अपने अंदर खोजें। तो अब एंजल्स तो आ गए, अब क्या करना है? आगे क्या हुआ? वहां पे तो लाइफ अटक नहीं गई, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हैं धरती पर। तो क्या हुआ? आफ्टर द क्रिएशन, अर्थ वॉज अ पैराडाइज एंड पीसफुल। जैसे जैसे अलग अलग ग्रह बनते गए, वैसे ही पृथ्वी की भी रचना हुई।
और जब पृथ्वी की रचना हुई थी तब वो एक पूरा स्वर्ग जैसा था, शांति प्रिय था। आज के जैसा पृथ्वी नहीं था। जैसा हम बोलते हैं ना कि कुछ साल पहले तो धरती ऐसा नहीं था। जब धरती का उत्पत्ति हुआ था तब वो ऐसा नहीं था, मतलब बोल रहे हैं कि स्वर्ग जैसा था। तो वो कितना सुंदर होगा। द कॉल ट्रांसम्यूट द मैटर, यानी कि जो मैटर, यानी कि भौतिक जगत जो है, वो भौतिक स्वरूप जो है, उसको ट्रांसम्यूट करना है। ये एक डिवाइन कॉल था। किसको आया? ये सारे एंजल्स को। ये एंजल्स जो थे वो फ्रीली सब जगह घूम रहे थे ब्रह्मांड में। वो धरती पर भी आते थे, दूसरे ग्रहों पर भी जाते थे। वो सब मिलजुल के शांति से खुशी से रहते थे। पर अचानक से ये कॉल आया कि ये काम करना है। कौन करेगा? और क्या काम करना है? मर्ज हेवन एंड अर्थ, मतलब स्वर्ग और पृथ्वी को एक करना है, एक जैसा बनाना है, समान करना है। जैसा स्वर्ग है वैसा ही पृथ्वी बनाना है। ट्रांसम्यूट द ड्युअलिटी टू वननेस। अब ड्युअलिटी जो है, द्वैत जो है, उसको बदलकर एकत्व में आना है। ये काम करना है। बोलो कौन करेगा? ये कॉल आया। किसको आया? एंजल्स को। We, as a golden solar angels, choose to volunteer. अब जो एंजल्स थे, जो पृथ्वी पर आए हुए थे, उनको कहा गया था गोल्डन सोलार एंजल्स। दे चूज टू वॉलंटियर। उन्होंने नक्की किया, खुद से ये डिसाइड किया कि हाँ हम ये काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लिमिटलेस थे, वो पावरफुल थे, और द्वैत के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो उनको क्या लगा कि अरे ये तो छोटा सा काम है, हम आराम से कर लेंगे। उनको लगा कि ये एक टाइप का ड्रामा है, जो नाटक करते हैं। आप लोगों ने स्कूल में कॉलेज में कभी ना कभी नाटक में भाग लिया होगा। तो जैसे ही बताया जाता है कि ये नाटक करना है तो सब अपना अपना जो रोल है, अपनी भूमिका है, वो पसंद करते हैं। तो सोलर एंजल्स, जो गोल्डन सोलर एंजल्स है, वो भी एंजल्स का एक पार्ट है। उन्होंने निश्चित किया कि हम इसमें भाग लेंगे। तो अब रोल जो था उसमें नेगेटिव भी था और पॉजिटिव भी था। तो कुछ लोगों ने पॉजिटिव भूमिकाएं सिलेक्ट की, कुछ लोग हीरो का रोल चूज किए, और कुछ लोगों ने विलन का रोल चूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ ड्युअलिटी बनाकर उसको वननेस में कन्वर्ट करना था, ट्रांसम्यूट करना था। तो सबने अपना अपना रोल चूज किया। किसी को जबरदस्ती नहीं, सबने स्वेच्छा से ये कार्य लिया कि हाँ हम ये काम करेंगे। तब द ब्राइटेस्ट स्टार डिसाइडेड टू सर्व इल्यूजरी रियाम ऑफ हेल। उन्हीं में से जो कुछ ब्राइटेस्ट स्टार थे, बहुत तेजस्वी जो थे, इक्वल थे उन सब में, उनमें कोई छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने तय किया कि ठीक है हम विलन का रोल चूज करते हैं। तो क्योंकि यहाँ ड्युअलिटी और पोलैरिटी दोनों लाना था अर्थ पे, उन्होंने ऑपोजिट नेगेटिव रोल चूज किया। अब सोलारा ने ये बहुत अच्छे से समझाया है कि क्या तुम कोई ऐसे ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हो, वो ड्रामा खत्म हो जाता है, उसके बाद तुम अपना मेकअप निकाल देते हो, जो तुमको कॉस्ट्यूम दिया होता है वो निकाल देते हो। उसके बाद भी क्या तुम उस कैरेक्टर में, उसी भूमिका में रहते हो ना, बाद में उसको भूल जाते हो? दो दोस्त हैं जिन्होंने, जिसमें से एक हीरो बनता है और एक विलन बनता है, तो क्या ये ड्रामा खत्म होने के बाद भी वो वैसा ही एक्ट करेंगे, या एक दूसरे के फिर से दोस्त बन जाएंगे? ये चीज है जो हम सबको समझनी है। ये चीज जब एंड होगी तब ये ड्युअलिटी एंड होगा, तब फिर से वननेस आएगा, और यही रियल वननेस है।
तो इन ड्युअलिटी एवरीथिंग हैज ऑपोजिट पोलैरिटी। जैसे मैंने अभी बताया कि ड्युअलिटी का जो प्ले करना था यहाँ पे अर्थ पे, उसमें दोनों था, पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था, गुड एंड इविल, अच्छाई भी बुराई भी, हेवन एंड हेल, स्वर्ग भी और नर्क भी, डार्क एंड लाइट, प्रकाश और अंधकार, दोनों का अस्तित्व था यहाँ पे। तो पहले जैसे मैंने बताया कि तो वो एंजल्स को तो लगा कि अरे बहुत ही इजी है, ये तो बहुत फटाफट हो जाएगा हमसे, हम तो कर ही देंगे, एक्ट ही तो करना है ना। तो उन्होंने अपना रोल स्वीकार किया, बट लैक द एक्सपीरियंस, उनके पास अनुभव नहीं था, क्योंकि वो तो वननेस में रहते थे, वो तो लिमिटलेस थे, उनको टाइम स्पेस ये सारी चीजों का कोई अनुभव ही नहीं था, क्योंकि तब तक धरती पर भी टाइम नहीं था। टाइम नाम का कॉन्सेप्ट, टाइम एंड स्पेस का जो कॉन्सेप्ट था वो अभी तक लागू नहीं हुआ था, और हम जानते हैं कि यूनिवर्स में और जगह पे भी ये लागू नहीं होता है। तो उनको इसका कोई अभ्यास ही नहीं था। तो क्या हुआ, इल्यूजन ऑफ ड्युअलिटी, टाइम एंड सेपरेशन, भेदभाव का भी उनको कभी अनुभव नहीं था। अब बताया गया कि नॉट नेसेसरी टू डिसेंड इन थर्ड डायमेंशन विथ फुल वास्टनेस, मतलब तुम जो पूरे जो ये गोल्डन सोलर एंजल हो, इतना बड़ा तुम्हारा बॉडी है, इतना बड़ा तुम्हारा ऑरा है, इतना बड़ा तुम्हारा ये जो लिमिटलेसनेस है, इसकी जरूरत नहीं है पृथ्वी पर। सो a holographic projection of vast starry overself to be sent to earth। अब होलोग्राफिक प्रोजेक्शन को आप एक भेज दो, ऐसा बोला गया कि तुमको खुद इतना बड़ा जाने की जरूरत नहीं है, अपना एक पार्ट भेज दो। वास्ट स्टारी ओवर सेल्फ, इतना बड़ा जो तुम्हारा स्टार का जो तुम्हारा कैरेक्टर है तुम्हारे अंदर, उसमें से खाली एक पार्ट को भेजो। तो यहाँ पे समझना ये है कि होलोग्राफिक मतलब क्या। होलोग्राफिक मतलब ये नहीं जो हम जिसको इल्यूजन बोलते हैं, जिसको माया बोलते हैं, वो वाला होलोग्राफिक नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि हम होलोग्राफिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, वो नहीं। यहाँ पे होलोग्राफिक का मतलब है अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ यूनिवर्स रिप्रेजेंट्स द होल। अभी जैसे आगे मैंने बताया कि नमक का एक कण है, लेकिन उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक नमक के हैं। तुम ये नहीं बोल सकते कि ये नमक नहीं है, उसको भी नमक ही बोलेंगे। इतना बड़ा होगा हमारे पास पूरा ऐसा स्टोन, उसका नमक का जो पूरा खड़ा नमक है, उसको भी नमक ही बोलेंगे, और इतने से कण जो दिखाई भी नहीं था उसको भी नमक ही बोलेंगे। तो इतना छोटा फ्रेगमेंट जो है वो भेजने की बात हुई कि पृथ्वी पर वो भेजना पड़ेगा। क्यों इतना छोटा भेजना है वो आगे हम जानेंगे। अब बात आती है गोल्डन सोलर एंजल्स की। आगे हमने देखा कि गोल्डन सोलर एंजल्स जो थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ये रोल प्ले करेंगे। तो वो कौन है, कैसे हैं। अवर पार्ट दैट रिमेन्ड होम, होम मतलब द स्टार ऑफ वन, जो पहले था। यहाँ पे जैसे मेरे ऊपर इमेज में गोल्डन स्टार दिखाया गया है, दैट स्टेड मर्ज विथ स्टार ऑफ वन, वही पार्ट जो पूरा वहां रहा, पर एक छोटा सा कण जो है वो भेजा। तो वो बड़ा सा पार्ट जो है वो है सोलर एंजल, गोल्डन सोलर एंजल। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ टाइम, अब पृथ्वी पे जब समय लागू किया गया, समय का जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू किया गया, इट वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल टू फिट द वास्ट एंजेलिक बॉडीज ऑफ लाइट ऑन अर्थ। तो अब समझ में आया कि क्यों इतना बड़ा स्वरूप को नहीं भेजा गया। क्योंकि टाइम और स्पेस जब बनाया गया, तब पॉसिबल ही नहीं रहा कि इतने वास्ट एंजेलिक बॉडी को अर्थ पे उतारा जाए, तो छोटा कण भेजा। सो टू इंटरलॉक इन मैटर अ स्मॉल फ्रेगमेंट विथ कोर एसेंस कैन बी सेंट। कोर एसेंस यानी कि उसका मूल जो तत्व है, वो जिसके अंदर है, वैसा एक फ्रेगमेंट, ऐसा एक टुकड़ा जो है वो धरती पर भेजा जाए, जो जो ये भौतिक जगत है उसमें काम कर सके। प्लस
जो ये वास्ट एंजेलिक बॉडीज है वो लाइट बॉडीज थे। यहाँ पे मैटर में उतरने के लिए ऐसा स्मॉल फ्रेगमेंट चाहिए जो भौतिक स्वरूप धारण कर सके। दस क्रिएटेड अवर ह्यूमन सेल्स। इस प्रकार से ह्यूमंस की रचना की गई। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि सारे ह्यूमंस की रचना ऐसे हुई। ये जो एंजेलिक फ्रेगमेंट जो बने उनकी रचना कैसे हुई इसके बारे में बताया गया है। तो ये गलत फहमी में ना रहे कि सारे ह्यूमन सेल्स के बारे में बात किया गया है, सारे ह्यूमन बीइंग का बर्थ ऐसे हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये ह्यूमन सेल्स क्यों बनाया गया? ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके साइकिल्स ऑफ रीइंकार्नेशंस में, बार बार जन्म लेकर वो सारे अनुभवों को वो ले सके और ये ड्युअलिटी को खत्म कर सके। इसलिए इन ह्यूमन बीइंग्स को अर्थ पर भेजा गया ह्यूमन फॉर्म्स में। बाय सेंडिंग अ गोल्डन शाफ्ट ऑफ लाइट एम्बेडेड टाइनी स्टार सीड। अब स्टार सीड बोला, जो फ्रेगमेंट धरती पर आएगा उसको बोला गया कि वो स्टार सीड कहा जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि वो बीज है एक छोटा सा। और बोला जाता है ना जैसे कि एक बीज के अंदर पूरा पेड़ बनाने का सारा इंफॉर्मेशन, सारा पावर उस एक छोटे से बीज के अंदर होता है। वैसे ही ये स्टार सीड कहे गए। इनके अंदर वो बड़े स्टार के सारे गुण हैं, सारे नॉलेज है, सारे पावर है। और वो ड्युअलिटी को खत्म करने के लिए कैपेबल है। वो लिमिटलेस है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इन स्टार सीड को एक गोल्डन शाफ्ट ऑफ लाइट, यहाँ पे मेरे ऊपर जो इमेज है उसमें आप देख सकते हैं कि जो स्टार है वहां से वो गोल्डन लाइट भेजा गया, एक शाफ्ट जैसा। शाफ्ट मतलब ये पूरा जिसमें से ये स्टार सीड जो है वो पास हो सके, एक पाइप जैसा। किसके थ्रू? थ्रू ये सोलर एंजल्स जो है वो उसको पास ऑन करते हुए धरती पर लाए। थ्रू द गोल्डन बीम ऑफ लाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पूरा बीम ऑफ लाइट है गोल्डन कलर का। ऐसे उनको धरती पर लाया गया। द शाफ्ट वॉज अ टाइनी गोल्डन रे फ्रॉम स्टार ऑफ वन। ये स्टार ऑफ वन जो गोल्डन कलर का स्टार है, जो मेन ग्रह है, उसके थ्रू गोल्डन रे पास हुआ, गोल्डन कलर का प्रकाश की किरण आई जो स्टार सीड को पृथ्वी पर लाएगी या तो ले आई। तो यहाँ पे ये सेशन जो है ये खत्म होता है। और हमारा काम, हमारा मेहनत, हम जो नॉलेज, टाइम इस प्रिपरेशन के पीछे जो हम यूज करते हैं, ये ज्ञान आपको किसी भी तरह से, किसी भी फॉर्म में, कहीं पे भी लागू हो रहा है, यूजफुल हो रहा है, आपको थोड़ा सा भी अगर ये हेल्प कर रहा है तो आप हमें हेल्प कर सकते हैं, हमको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉल हो रहा है वो नंबर पे आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। इससे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। नमस्ते।